इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 के पाठ 3 त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। क्लास 10 से इसको परिचय करते हुए हम लोग क्लास 11 तक हम लोग आएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है शब्द बना है ट्रिगोनोमेट्री, और यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि ए मैथमेटिशियन नोज हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ही कैन नॉट सॉल्व इट। कह रहे हैं कि एक मैथमेटिशियन होता है, नोज जानता है, हाउ टू सॉल्व कि कैसे गणित को या कैसे समस्याओं को हम हल करते हैं। ही कैन नॉट सॉल्व इट, वह इसे सॉल्व नहीं करता है, वह इसको जानता है, वह तरीका जानता है जिससे गणित कैसे सॉल्व किया जाता है। शब्द ट्रिगोनमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्रिगोन और मेट्रॉन से हुई है। देखिए, ट्रिगोनमेट्री जो शब्द है इसका प्रयोग हुआ है, ग्रीक शब्द है ये, और इसमें दो शब्द हैं। कौन कौन है? तो एक है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब होता है तीन भुजाओं वाला, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। मेट्रॉन का मतलब माप, तथा इसका अर्थ होता है कि त्रिभुज की भुजाओं को मापना। ट्रिगोन का मतलब होता है त्रिभुज, गौन मन होता है भुजा, पॉलीगॉन बहुभुज, ट्रिगोन त्रिभुज, गौन का मतलब होता है भुज, ठीक है। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, ट्रिगोन का मतलब तीन भुजाओं वाला, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। ग्रीक भाषा में इस शब्द का मतलब होता है माप, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं को मापना। अगर त्रिभुज की में कोण दे दिया जाए और भुजा दिया जाए तो त्रिभुज के कोण के सहायता से हम भुजा की माप निकाल लें, यही त्रिकोणमिति हमें सिखाता है। इस विषय का विकास मूलतः त्रिभुजों से संबंधित ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था। यानी कि जो त्रिकोणमिति है इसका विकास किस लिए किया गया था कि त्रिभुज से संबंधित ज्यामितीय समस्याओं को, यानी कि उसे कोण दिया रहेगा और उसकी भुजाओं को माप करने के लिए निकाला जाएगा, तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए इसका बनाया गया था। इसका अध्ययन समुद्री यात्राओं के कप्तानों, सर्वेयरों और नए भूभागों का चित्र तैयार करना होता था तथा अभियंताओं आदि के द्वारा किया गया है। अभियंता इंजीनियर कहते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्र जैसे विज्ञान, भूकंप शास्त्र, विद्युत परिपथ सर्किट के डिजाइन तैयार करने में, अणु की अवस्था का वर्णन करने में और समुद्र में आने वाले ज्वार की ऊंचाई के विषय में पूर्वानुमान लगाने में, या सांगीतीय लय यानी जिसको टोन कहते हैं विश्लेषण करने में, या अन्य दूसरे क्षेत्रों में होता है। आज त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग बहुत व्यापक रूप में करते हैं। आज इसका मेडिकल साइंस में प्लस में जो आज आधुनिक जो स्पेस साइंस है उसमें बहुत इसका इस्तेमाल किया जाता है, या कोई अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमने कक्षा 10 में जो पढ़ा था उन सभी बातों को चर्चा करते हुए हम लोग कक्षा 11 पे आएंगे। तो सबसे पहले हम कक्षा 10 की कुछ बातें सीखना चाहेंगे। कक्षा 10 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज होता है, और जो भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते थे वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित हम लोग पढ़े हैं। इस क्लास में हम लोग समकोण त्रिभुज के अलावे भी त्रिकोणमिति फंक्शन जो है पढ़ेंगे हम, कि जिस पर समकोण त्रिभुज ना हो उस पर भी हम लोग लगाना सीखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी समकोण त्रिभुज कक्षा 10 वाला लेकर चलते हैं हम लोग। ये हमारा एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी एक क्या है? त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। बी कोण बी क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी के सामने वाली भुजा, कोण बी के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कोण बी के सामने वाली भुजा क्या कहेंगे हम? इसको हम कर्ण कहेंगे। अब दो बच गया भुजाएं, एक बच गया ए बी और एक बच गया बी सी। अब इसमें एक भुजा लंब होता है और दूसरा भुजा हमेशा आधार होता है। अब इसमें लंब और आधार हमेशा फिक्स नहीं रहता है, ये हमेशा बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू द कोण, ठीक है। अगर हम कोण सी के लिए बात करें, हम कोण सी के लिए, हाँ जी, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए अगर हम देखें तो कोण सी के जो सामने होता है उसको लंब कहते हैं। तो कोण सी के लिए लंब क्या जाएगा?
कोण सी के सामने लंब हमारा क्या है, ए बी है, तो कोण सी के लंब क्या हो जाएगा, ए बी। आधार किसे कहते हैं, तो जो कोण की बात कर रही है उससे संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, हम आधार कहते हैं। कोण सी की बात कर रहे हैं ना, कोण सी से संलग्न कौन सी भुजाएं हैं, तो इसे संलग्न दो भुजाएं हैं, एक भुजा का नाम है कर्ण और दूसरा भुजा क्या है, बीसी है। तो आधार क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। अब यही कोण ए की बात कर ले हम, कोण ए के लिए, तो कोण ए के सामने, कोण ए हमारा ये वाला है, इसके सामने वाला भुजा जो होगा उसे क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो ये हमारा बीसी हो जाएगा। अब यहां से आधार की बात करें तो इसके साथ दो कोण लगा हुआ है, एक एसी है और एक एबी है, तो जो संलग्न भुजा होता है उसे क्या कहते हैं, हम आधार कहते हैं। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इतनी बात 10वां क्लास का बेसिक था। इसके बाद हम लोग 10वां क्लास में पढ़े थे कि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे हम बैठाते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे, लाल बट्टा में कक्का, लाल बट्टा में कक्का। अगर हम फर्स्ट दो को लेके चलते हैं, हम इनको लेके चलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं साइन थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर हम सेकंड को लेके चलते हैं तो इसको कहते हैं हम कॉस थीटा। और ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा। ये हो जाएगा टेन थीटा। यानी कि लंब बटा में कर्ण को हम लोग कहते हैं साइन थीटा, आधार बटा में कर्ण को कहते हैं कॉस थीटा, और लंब बटा में आधार को कहते हैं टेन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है? इसको हिंदी मीडियम का बच्चा ऐसे याद करता है, अंग्रेजी मीडियम जो बच्चा है वो याद करता है पंडित बद्री प्रसाद बोलता है हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर भोले। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसको देखते हैं। पी बाई क्या है, एच है, पी बाई, तो पी बाई एच को हम कहते हैं साइन थीटा, और बी बाई एच को हम बोलते हैं कॉस थीटा, और पी बाई बी को बोलते हैं हम लोग साइन। ये हो गया कॉस थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा। अब यहां से साइन थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो साइन थीटा बराबर रहता है लंब बटा में कर्ण। हिंदी की बात कर ले तो ये होता है लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा की बात कर ले तो इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है ये, भुजाओं का अनुपात है। क्या है, कॉस थीटा हो जाता है आधार बटा में कर्ण, इसको हम आधार बटा में कर्ण कहेंगे। तीसरा नंबर पे आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि आप याद रख सकते हैं लाल बटा में कक्का, फर्स्ट साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन। या पंडित बद्री प्रसाद हर बोले हर हर भोले, तो पी बाई एच, पी से होता है परपेंडिकुलर, एच से होता है हाइपोटेनस, बी से होता है बेस, एच से हाइपोटेनस, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। बेस का मतलब आधार, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण। हाइपोटेनस इसको हम लोग लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब को क्या बोलते हैं, आधार को बोलते हैं हम लोग बेस, और कर्ण को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो लंब यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए हम लिखते चल रहे हैं। आप चाहे तो P बटा में H भी लिख सकते हैं, आधार के कॉस के जगह पर क्या लिख सकते हैं B बाई एच, और टेन के जगह पर क्या लिख सकते हैं P बाई बी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार।
जैसे 3 को हुआ, इन तीनों का उल्टा भी चलता है। अगर हम साइन को उल्टा कर दें तो ये हो जाता है कॉसेक, ये हो जाता है कॉसेक थीटा, और ये उलट जाता है, ये कर्ण ऊपर और लंब नीचे हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम कर्ण बटा में लंब, इसको बोलते हैं कर्ण बटा में लंब। फिर कॉस के बाद कॉसेक के बाद आता है सेक। सेक इसका उल्टा होता है, सेकंड वाले के कॉस का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा में आधार बटा में कर्ण है, इसको हम कर्ण बटा में क्या कर देंगे हम आधार, तो कर्ण बटा में आधार। और उसके बाद में tan का उल्टा हो जाता है कॉट। tan का उल्टा, tan क्या है हमारे पास, लंब बटा में आधार है, तो ये हो जाएगा आधार बटा में लंब। और ये हो जाएगा आधार बटा में लंब हो जाएगा। चूंकि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा में, और जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है कर्ण बटा में लंब। कॉस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार बटा में कर्ण, और सेक थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण बटा में आधार। ठीक इसका उल्टा चलता है, tan थीटा लंब बटा में आधार, लंब बटा में, और कॉट थीटा ठीक इसका उल्टा चलता है, आधार बटा में लंब। चूंकि अगर हम इन दोनों का गुना करा दें तो हो जाएगा साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, और बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण गुना कर्ण बटा में क्या जाएगा लंब। इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या आता है 1। इसी प्रकार जैसे इसको दिखाए हैं हम, इसी प्रकार हम कॉस का गुना कर दें, कॉस थीटा गुने सेक थीटा करें तो भी रिजल्ट 1 देगा। tan थीटा में अगर हम कॉट थीटा से गुना करें तो भी रिजल्ट 1 देगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग 10th का पूरा बेसिक तो नहीं पढ़ पाएंगे हम, लेकिन 10th का हल्का फुल्का इसको रूबरू कराते चले हैं, और कुछ सर्वसमीका की बात कर लेते हैं जिनका प्रयोग खूब बढ़िया से होता है। तो सर्वसमीका को देख लेते हैं, सर्वसमीका होता क्या है। तो सर्वसमीका, ठीक है, सबसे पहले एक ट्रायंगल, हमको पता है कि इस ट्रायंगल में ए बी सी भुजाएं हैं, सी क्या है, बी क्या है, समकोण है, बी क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का सामने वाला फिक्स होता है कि हमेशा ही क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण फिक्स है, क्या तक कोई दिक्कत है नहीं। अब दो भुजाएं बच गया, एक बच गया, एक को बोलेंगे लंब, एक को बोलेंगे, ये कोई गारंटी नहीं कि यही लंब है, यही क्या है आधार है। इसको भी लंब बोल सकते हैं, इसको भी क्या बोल सकते हैं आधार। वो डिपेंड करता है कोण के आधार पर, किस कोण की बात की जा रही है उसी कोण के आधार पर उसको लंब और कर्ण का, लंब और आधार का हम डिसाइड करते हैं। लेकिन इतना पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय है। 10वीं क्लास में इसको हम लोग प्रूफ भी किए थे कि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको जानना होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसमें 3 चीजें हैं, एक लंब है, एक आधार है और एक क्या है कर्ण है। हम तीनों को बारी बारी से भाग करते हैं, एक बार लंब से भाग करेंगे, एक बार आधार से भाग करेंगे, एक बार कर्ण से भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि दोनों तरफ कर्ण से भाग कर ले, पहले दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर, अगर हम कर्ण से भाग करते तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, स्क्वायर बटा में क्या जाएगा कर्ण का प्लस आधार का स्क्वायर बटा में कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बटा में कर्ण का स्क्वायर।
हमको कर्ण स्क्वायर से क्या करना है, भाग करना है। तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। इसको बोल पाएंगे हम लंब बटा में कर्ण का होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो पाएगा, आधार बटा में कर्ण का होल स्क्वायर, और बराबर क्या बचेगा, लंब बटा में कर्ण को हम क्या कहते हैं, साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस इसको कहते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर, और यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही सर्वसमीका है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दो सर्वसमीका और निकाल सकते हैं। वो निकाल दी जाए कि छोड़ दी जाए, तो आप लोग घर पे बनाइएगा। ठीक है, कर्ण को भाग करना है और फिर क्या करना है, एक बार लंब से भाग करना है, एक बार आधार से भाग करना है, निकाल लेंगे उसको। आगे चलते हैं हम लोग क्लास 11 की दुनिया में। तो कोण के बारे में डिफिनेशन है कि एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। कोई एक रेखा है, ये रेखा ले लिए, कोण का माप क्या दिया है कि वह माप है जो एक किरण, ये हमारा क्या है, एक किरण है, इसको O और A नाम देते हैं, क्या हमारा एक, वह क्या है, किरण है। कह रहा है कि एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने से क्या होता है, बनता है। ठीक है, एक किरण ले ही लेते हैं इसमें से, ये किरण हो गया हमारा। ठीक है, इसका जो प्रारंभिक बिंदु का है यहाँ पर है O है। ठीक है, आई क्या है हमारा, A है। इस किरण को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं हम। ठीक है, ये जो किरण है ना हमारा, इसको हम घुमा रहे हैं, यहाँ से हल्का सा ऊपर क्यों क्या किए, हम घुमा दिए। ये किरण था इस तरह से था, हल्का सा ऊपर क्यों क्या कि इसको हम घुमा दिए। तो कह रहे हैं कि एक किरण उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने से, इसके चारों तरफ घुमाने से जो भी बनेगा उसको क्या कहेंगे, हम कोण कहेंगे। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा और घूर्णन के अंतिम स्थिति को अंतिम भुजा कहते हैं। ये था प्रारंभिक भुजा, ये क्या है, प्रारंभिक भुजा, ये प्रारंभिक था, और ये क्या है, अंतिम भुजा। अब इनके बीच में जो ये बना हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग कोण, क्या बोलते हैं, घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष, क्या कहते हैं इस बिंदु को, शीर्ष। यदि घूर्णन वामावर्त है, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलता है, घड़ी कैसे चलता है, घड़ी 12 यहाँ पे लिखा रहता है, 1 2, घड़ी इस डायरेक्शन में चलता है, घड़ी ऐसे चलता है ना। लेकिन वो कह रहा है कि वामावर्त यानी घड़ी के उल्टी दिशा में, घड़ी टिक 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 कैसे बढ़ता है, लेकिन घड़ी के उल्टी दिशा में चलना है, इससे उल्टी दिशा में बढ़ना है। कैसे बढ़ना है, उल्टी दिशा में। तो घड़ी के उल्टी दिशा में अगर हम चलते हैं तो कोण धनात्मक, और यदि घूर्णन दक्षिणावर्त है यानी घड़ी की दिशा में है तो उसे हम क्या मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं। घड़ी की उल्टी दिशा में धनात्मक। ये आप समझिए प्रारंभिक भुजा है, ये क्या है हमारा, प्रारंभिक भुजा है। ये शीर्ष हो गया, और ये इसको घुमाए, हम ऐसे घुमाए इधर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम भुजा। कोण यहां से इधर क्यों जा रहा है ना, इधर क्यों बढ़ाए हैं, तो कोण का में होगा प्लस में ले जाएगा, कोण प्लस में ले जाएगा, इसको बोलेंगे हम शीर्ष। ये प्रारंभिक भुजा है। अब ये इसको हम घुमा कर रहे हैं, घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, घड़ी की दिशा में से घूम रहा है, तो घड़ी की दिशा में जब घुमाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक कोण। इसमें माइनस थीटा होगा, क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। अगर कोई रेखा घूम करके फिर अपने के ऊपर ही आ जाए, इसको संपाती कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई रेखा अगर घूम करके फिर उसी पोजीशन पर आ जाए जिस पोजीशन पे था, तो प्रारंभिक भुजा, और फिर घूम करके आ गया तो फिर अंतिम भुजा भी वही होगा। और जब ये पूरा एक चक्कर घूम जाए तो इसको बोलते हैं 360 डिग्री। कितना बोलते हैं, 360 डिग्री। ये क्लास 10 तक हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। लेकिन क्लास 11 में हम लोग कोण को डिग्री में पढ़ना ही नहीं है, हम लोग कोण को रेडियन माप में पढ़ना है। किसे पढ़ना है, रेडियन माप में पढ़ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? डिग्री माप के बारे में समझते हैं कि कोण का माप क्या है। डिग्री माप में है कि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण, यानी कि एक बार पूरा घूम गया, अगर कोई रेखा यहाँ से ऐसे है
और यहाँ से घूमते हुए पूरा फिर वापस इसी लाइन पे आ जाए, तो इस पूरे एक परिक्रमण को हम लोग कितना डिग्री बोलते हैं? 360 डिग्री बोलते हैं। कितना डिग्री बोलते हैं? 360 डिग्री। कह रहा है कि अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो हम उसे 1 डिग्री कहेंगे। ये पूरा कितना घूम गया? 360। और इस 360 के अगर हम 360 से भाग कर दें तो कितना जाएगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री माप क्या है? पूरा घुमाव का 360 से क्या करना है? भाग कर देना है, तो उसको हम 1 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे हम? इसे 1 डिग्री से लिखते हैं। 1 डिग्री को मिनट में और 1 मिनट को सेकंड में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि 1 डिग्री को हम और छोटा करना चाहें, जैसे 1 रुपया को छोटा करते हैं तो क्या बनता है? पैसा बनता है। तो वैसे ही अगर हम 1 डिग्री को छोटा करना चाहें तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? और 1 डिग्री में 60 मिनट को हम लोग एक लाइन से एक डैश लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा? ये मिनट बताएगा। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और सेकंड का निशान डबल डैश होता है। सेकंड का निशान 1 मिनट बराबर 60 और इसके ऊपर डबल डैश लगा देंगे। इसका मतलब हो गया 60 सेकंड। अगर गोल जीरो बनाया गया है, छोटा जीरो है एकदम डिग्री, छोटा जीरो है तो डिग्री बोलेंगे। अगर 1 डैश है तो मिनट, 2 डैश है सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे कह रहा है कि 1 डिग्री का 60वां भाग, अगर 1 डिग्री है उसमें 60 से भाग कर दे तो 1 मिनट का लाएगा। और 1 मिनट को 1 डैश से लिखते हैं। 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकंड का लाता है, उसको डबल डैश से लिखते हैं। अर्थात 1 मिनट क्या है? 1 डिग्री 60 मिनट 1 सेकंड। 1 डिग्री 60 मिनट 1 मिनट हो गया। यहाँ पे गलती हो गया कुछ, यहाँ पे डबल होना चाहिए था। ठीक है, 360 डिग्री 180 270 420 -30, ये सब क्या है? डिग्री में माप है। कुछ ऐसे कौन है जिसका माप किस में है? डिग्री में है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कराते हैं इस पे। 4 डिग्री को मिनट में बदलें। 4 डिग्री को मिनट में बदलें, तो इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे चूंकि 1 डिग्री में कै मिनट? 60 मिनट, इसीलिए 4 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा? तो 60 गुने और 60 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा? 240 मिनट हो जाएगा। क्या जाएगा? मिनट। क्वेश्चन अगला कि 4 डिग्री 5 मिनट को सेकंड में बदलें। किसमें बदलना है? 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 1 मिनट में 60 सेकंड। जैसे 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में कितना आता है? 1 घंटा में 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। इस प्रकार हम लोग क्या कहते हैं कि 1 घंटा में कितना होता है? 3600 सेकंड होता है। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? उसी तरह से यहाँ पर क्या बोला है कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो डिग्री से सीधा कहाँ जा रहे हैं हम? सेकंड के पास। तो 60 में 60 से गुना कर देंगे, कितना जाएगा? 1 मिनट में 1 डिग्री में, 1 डिग्री में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। 1 मिनट 1 डिग्री में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 1 डिग्री में कितना सेकंड होता है? 3600। जैसे 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होते हैं? 3600। उसी प्रकार जो है 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 डिग्री में 3600 सेकंड होता है। 1 डिग्री में कितना सेकंड होता है? 4 डिग्री है हमारे पास है, तो 4 डिग्री का निकाल लेंगे हम। तो 3600 गुना 4, 36 में 4 से गुना करेंगे तो 144 हो जाता है। 2 को जीरो बैठा देंगे, इतना हमारा क्या जाएगा? सेकंड। क्या जाएगा? अब चूंकि 5 मिनट है चूंकि 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। 60 सेकंड का सिंबल डबल डैश ना, इसीलिए
5 मिनट में कितना जाएगा, 60 गुने 5 बराबर 300। तो हमसे 300 सेकंड हो जाएगा। हमसे पूछा गया था क्या, 4 डिग्री 5 मिनट। तो 4 डिग्री में टोटल कितना आ गया, 14,400 सेकेंड, प्लस इसमें कितना आ गया सेकेंड, 300 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 14,700 सेकेंड। ये इसका कहा जाएगा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है कि 8 मिनट को डिग्री में बदलें। किसे बदलना है, चूंकि 60 मिनट का 1 डिग्री, 60 मिनट का, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, इसीलिए 8 मिनट का। तो 1/60 गुने 8, 2 चौका 15 चौका, तो कितना जाएगा, 2/15 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है?